देश में चुनावों को लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है और अगले साल सबसे बड़ा पर्व यानी लोकसभा चुनाव होना है। लोकसभा के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश होता है क्योंकि यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं और इस लोकसभा चुनाव से पहले एक सेमीफाइनल चुनाव भी होना है जो कि स्थानीय निकाय का है, जिसमें नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में चुनाव कराए जाते हैं और इस चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। इन दोनों बड़े चुनावों को देखते हुए यूपी में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रदेश की टीम की घोषणा की और इस टीम में जिस तरह से कुछ नए चेहरे रखे गए हैं, कुछ को प्रमोट किया गया है तो कुछ को हटाया गया है, उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि बीजेपी ने 2024 की रणनीति तैयार कर ली है और उसी रणनीति के तहत अपनी जो नई टीम है उस टीम को लेकर के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल ये जो यूपी बीजेपी की लिस्ट है ये हम आपको दिखाएंगे, लेकिन बताते हैं कि आखिर जो नई टीम है वो नई टीम क्यों इस तरह के चेहरों को लेकर के आगे बढ़ेगी जो कि चुनाव को देखते हुए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर इस नई टीम की लिस्ट को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें 45 ऐसे हैं जो पदाधिकारी हैं और 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश को 6 क्षेत्रों में डिवाइड किया है, जैसे अवध क्षेत्र है, जैसे गोरखपुर क्षेत्र है, जैसे काशी क्षेत्र है, ब्रज है। इस तरह से 6 अलग अलग क्षेत्र बनाए गए हैं और 6 क्षेत्रीय अध्यक्षों के अलावा 45 प्रदेश पदाधिकारी इस लिस्ट में शामिल हैं। अगर बात करें उपाध्यक्षों की, महामंत्रियों की, मंत्रियों की, कोषाध्यक्ष की, तो आप इस सूची को देख करके आपको समझ में आएगा कि आखिर इस सूची में प्रदेश अध्यक्ष ने क्यों अपने टीम को बहुत युवा रखा है। सबसे पहले एक खास बात ये कि एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी ने 4 मंत्रियों को संगठन से अलग किया है। इसमें दयाशंकर सिंह भी शामिल हैं, A.K. शर्मा भी शामिल हैं, इसके अलावा JPS राठौड़ और नरेंद्र कश्यप। ये चारों पहले प्रदेश की टीम में थे, लेकिन इनको पिछले साल जो विधानसभा चुनाव हुआ उस चुनाव के बाद योगी सरकार में मंत्री बनाया गया, इसलिए इस बार प्रदेश के संगठन में इन लोगों को जगह नहीं दी गई है। वहीं 7 ऐसे लोग हैं जो पहली बार प्रदेश की टीम में शामिल हुए हैं और अगर महिलाओं की बात करें तो इस लिस्ट में करीब 25% जो नाम हैं वो महिलाओं के हैं। इसके अलावा एक जो जातिगत समीकरण कहा जाता है राजनीति में बेहद महत्वपूर्ण होता है, उसको भी साधने की कोशिश की गई है। 10 OBC हैं, 10 के आसपास ब्राह्मण हैं, 9 अनुसूचित जाति से आते हैं, इसके अलावा 7 राजपूत हैं। अगर OBC जो कि सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है यूपी की राजनीति में, उसमें आप देखेंगे कि 1 यादव, 2 मौर्य और उसके अलावा 1 लोधी समाज से आने वाले, बाकी कुछ अन्य जो पिछड़ी जातियां हैं उनके नेताओं को प्रदेश की टीम में जगह दी गई है। वाराणसी देश की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा केंद्र है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से चुनकर आते हैं और अगर वाराणसी क्षेत्र की बात करें तो वहां पर 2 महत्वपूर्ण बदलाव भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। पहला ये कि जो क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव थे उनको हटा दिया गया है और प्रदेश की टीम में भी उनको जगह नहीं दी गई है। दूसरा, जो महामंत्री संगठन होते हैं यानी कि क्षेत्र में एक महामंत्री को प्रभारी बनाया जाता है, वो थे सुब्रत पाठक जो कि कन्नौज से सांसद हैं। सुब्रत पाठक को भी इस बार प्रदेश की टीम में जगह नहीं दी गई है। माना यह जा रहा है कि 2024 में कन्नौज जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, उस सीट को 2019 में बीजेपी जीत चुकी थी और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी किसी भी हाल में कन्नौज गंवाना नहीं चाहती। ऐसे में सुब्रत पाठक को अपने चुनाव की तैयारियों के लिए 1 साल का समय दे दिया गया है ताकि वो कन्नौज में पूरी तरीके से तैयारी करें और 2024 में भी बीजेपी कन्नौज जीत कर आए। ऐसे में इस लिस्ट को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इसमें जो प्रदेश मंत्रियों के नाम थे उन नामों में 4 ऐसे नाम हैं जिनको प्रमोशन दिया गया है। 2 प्रदेश मंत्रियों को उपाध्यक्ष बनाया गया और 2 प्रदेश मंत्रियों को महामंत्री के पद से नवाजा गया है। इसके अलावा अगर बात करें जनप्रतिनिधियों की तो नोएडा से विधायक पंकज सिंह इस लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा पूर्व विधायक इसमें कुछ शामिल हैं, जैसे कांता कर्दम राज्यसभा की सदस्य है, सलिल बिश्नोई विधायक है, विजय बहादुर पाठक MLC हैं, सुरेंद्र नागर सांसद रहे हैं, नीलम सोनकर पूर्व सांसद हैं, पद्मसेन चौधरी पूर्व सांसद हैं, विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, धर्मेंद्र सिंह MLC हैं, गोविंद नारायण शुक्ला ये भी MLC है, अनूप गुप्ता MLC हैं, प्रियंका रावत बाराबंकी से सांसद रह चुकी हैं। इसके अलावा सुभाष यदुवंशी युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, फिर MLC बनाए गए और अब प्रदेश की टीम में शामिल हुए हैं। और सुरेश पाशी
मंत्री थे योगी सरकार के पहले कार्यकाल में, अमेठी से आते हैं, उनको भी जगह दी गई है। एक नाम अंजुला महोर का है जो कि आगरा की मेयर थी, उनको भी प्रदेश की टीम में जगह दी गई है। एक नाम जो मैंने लिया सुरेश पासी का, सुरेश पासी, ये नाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हाल फिलहाल में राहुल गांधी की संसद की सदस्यता गई है। वो अमेठी और वायनाड 2 जगह से चुनाव लड़े, 2 में से अमेठी हार गए, वायनाड से वो चुनाव जीते, सांसद बने, लेकिन मानहानि के केस में 2 साल की सजा होने के बाद राहुल गांधी को संसद की सदस्यता गंवानी पड़ी। ऐसे में एक बार फिर से अमेठी को बहुत ध्यान दे रही है बीजेपी। स्मृति ईरानी वहां से सांसद है और अमेठी से आने वाले सुरेश पासी जो कि योगी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री थे, उनको दूसरे कार्यकाल में मंत्री तो नहीं बनाया गया, लेकिन इस बार उनको प्रदेश की टीम में जगह दी गई है। यानी बीजेपी पासी समाज से आने वाले एक नेता को अमेठी में प्रमोट कर रही है और वो चाहती है कि अमेठी का जो दलित समाज है वो भी बीजेपी के साथ जुड़े, क्योंकि 2024 की लड़ाई में अमेठी और रायबरेली 2 ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेस की बहुत मजबूत सीट मानी जाती थी। रायबरेली से अभी भी सोनिया गांधी सांसद हैं और वो इस बार घोषणा कर चुकी है कि चुनाव नहीं लड़ेंगी। बचा अमेठी जो कि राहुल गांधी 2019 में गंवा चुके हैं, उस सीट को फिर से बीजेपी जीतने के लिए सुरेश पासी को शायद लेकर के आई है। बाकी अगर चीजों की हम इस लिस्ट में चर्चा करें तो जितने भी नाम हैं वो सभी हिंदू हैं। यानी बीजेपी अपने एजेंडे को लेकर के बहुत क्लियर है। किसी भी धर्म के किसी भी व्यक्ति को जगह प्रदेश की टीम में नहीं मिली है। सारे हिंदुओं को प्रदेश पदाधिकारी बनाया गया है और ये जितने भी नाम हैं इसमें आप देखिए कि बीजेपी कोशिश तो जरूर कर रही है कि मुसलमानों में भी कुछ पसमानदा समाज और कुछ ऐसी महिलाएं मुस्लिम जो कि ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर बीजेपी के साथ आ सकती है, उनको जोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन प्रदेश के संगठन को लेकर बीजेपी का जो मत है, जो तरीका है संगठन चलाने का, वो बहुत क्लियर है कि वो अपने एजेंडे पर आगे बढ़ते रहेंगे उसी तरह से जैसे वो बढ़ते आए हैं। इसमें आप देखिए कि प्रधानमंत्री के क्षेत्र की बात हुई, अमेठी की बात हुई, और अगर हम बात करें जातिगत समीकरण की वापस, क्योंकि यूपी की राजनीति में जाति बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और अखिलेश यादव जिस तरह से, चाहे रामचरितमानस का मुद्दा हो या फिर अलग अलग मौकों पर, वो जिस तरह से जातियों को समझाने बताने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी के एजेंडे से वो वापस समाजवादी पार्टी की तरफ आ जाएं, उस एजेंडे को खत्म करने के लिए बीजेपी ने जो जातिगत समीकरण बनाए हैं, इसमें 25% महिलाओं के अलावा आप देखिए कि जातियों में ब्राह्मणों को, ओबीसी को, दलित को और जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उनको जगह दी गई है। क्षेत्रीय उपाध्यक्ष बहुत महत्वपूर्ण पद होता है और जो 6 क्षेत्र हैं उन 6 क्षेत्रीय अध्यक्षों में एक क्षेत्रीय अध्यक्ष का कुछ समय पहले निधन हो गया था, 5 क्षेत्रीय अध्यक्ष थे जिसमें एक बुजुर्ग थे, उनको हटाया गया है, और 3 क्षेत्रीय अध्यक्ष जो हैं उन क्षेत्रीय अध्यक्षों को प्रमोट करके उपाध्यक्ष बनाया गया है। इस बार जितने भी क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं वो सब नए नाम हैं, नए चेहरे हैं, पहली बार बने हैं। और अवध जिसमें लखनऊ आता है, इस सीट पर एक बेहद युवा को क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। यानी कि बीजेपी उम्र का भी ध्यान रख रही है, जातीय समीकरण का भी ध्यान रख रही है और इस तरह से आगे बढ़ रही है। तो भूपेंद्र चौधरी जो खुद जाट हैं, पिछड़े समाज से आते हैं, और धर्मपाल सिंह वो भी पिछड़े समाज से आते हैं, तो ओबीसी पर बीजेपी का खास जोर है। और फिलहाल इस लिस्ट को देख करके ये समझ में आता है कि 2024 के चुनाव को जातिगत आधार पर कैसे साधना है, इसकी रणनीति बीजेपी ने तैयार की है। अब इस प्रदेश के पदाधिकारियों की सूची जारी होने के बाद इंतजार है मोर्चों, प्रकोष्ठों, विभागों और प्रवक्ताओं की लिस्ट का। एक जो लिस्ट है प्रवक्ताओं की वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि संगठन तो ये पदाधिकारी चलाते हैं, लेकिन पार्टी का पक्ष रोज टीवी चैनल्स पर रखने का काम प्रवक्ता और पैनलिस्ट करते हैं। उनकी सूची अगले कुछ दिनों में संभव है आ जाएगी। हो सकता है इसी चैत्र नवरात्रि में ये लिस्ट आ जाए और इस लिस्ट के आधार पर आप देखेंगे कि बीजेपी के वो चेहरे जो कि पार्टी का पक्ष उत्तर प्रदेश में रखेंगे, वो सूची भी जारी हो सकती है। इसके अलावा जो अलग अलग मोर्चा हैं, जैसे युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा और तमाम अलग अलग जो मोर्चे हैं, उन मोर्चों के अलावा प्रकोष्ठ और विभाग, इनकी भी सूची जो है वो जल्द बीजेपी जारी कर सकती है, क्योंकि समय कम है। स्थानीय निकाय चुनाव संभव है मई के मिड में या मई के लास्ट तक हो जाए, क्योंकि जाति विवाद के चक्कर में मामला कोर्ट गया और जो चुनाव दिसंबर में होना था वो तमाम सर्वेस को लेकर के अटक गया और सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल मामला है। सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिलते ही
जो चुनाव है उसको लेकर के सरकार आगे बढ़ेगी, चुनाव आयोग आगे बढ़ेगा और संभव है कि मई में चुनाव हो जाए। ऐसे में स्थानीय निकाय और उसके बाद लोकसभा, इन दोनों चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी है और पूरी कोशिश में है कि जो 2014 की आंकड़े थे, बीजेपी और गठबंधन ने जो जीता था 80 में से 73, और उसके अलावा 2019 में 80 में 64 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी जीते थे। तो इस बार जो 14 का रिकॉर्ड था उसको तोड़ने को लेकर के बीजेपी आगे बढ़ रही है और ये दिखाना चाहती है कि प्रदेश में ज्यादातर सीटें, या कह लीजिए कि बीजेपी की कोशिश ये है कि सभी 80 सीटों को जीत करके बीजेपी लोकसभा में अपना रास्ता भी आसान करना चाहती है और ये भी बताना चाहती है कि उसके लिए कुछ भी अपराजित होने वाली जो सीटें कही जाती है, जो गढ़ कहा जाता है, ऐसी कोई गढ़ नहीं होती है और वो जीतने की बीजेपी कोशिश कर रही है। और इसीलिए जो नई टीम है वो नई एक समीकरण के साथ दिखाई दे रही है। तो फिलहाल इंतजार है कुछ और मोर्चों, प्रकोष्ठों, विभागों और प्रवक्ताओं का, लेकिन फिलहाल बीजेपी की रणनीति इस लिस्ट को देख करके साफ है। तो फिलहाल ये बीजेपी की सूची थी। तमाम राजनीति की और जो बातें हैं वो भी हम करेंगे, लेकिन फिलहाल देखते रहिए द लंदन टॉक।